जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड PHDC 101 हिंदी साहित्य का इतिहास ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको आई बटन की क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग पहली क्लास को भी जरूर कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके PYQ से लिए गए हैं। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने आपके PYQ प्लस बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे 20 से 25 क्वेश्चंस वो आपके जो है गेस्ट पेपर में कवर कर दिए हैं, तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। आप जिनको वेबसाइट से करना है तो सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पेपर कोड डालना है, तो BHDC 101। ठीक है, तो जैसे आप डालेंगे PHDC 101 तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास रीतिकाल तक। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, रीत सिद्ध कवियों के काव्य के वर्ण विषयों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। यानी कि रीत सिद्ध जो कवि थे उनके काव्य का वर्ण विषय क्या था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह दौर है जिसमें काव्य की रचना विशेष रूप से श्रृंगार, भक्ति, नीति और नायक नायिका के सौंदर्य चित्रण पर केंद्रित रही। इस काल के कवियों को रीत सिद्ध कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कविता में शास्त्रीय रीतियों यानी नियमों का अनुसरण किया और अपने आश्रयदाताओं यानी राजाओं या दरबारों को प्रसन्न करने के लिए भी काव्य लिखा था। तो इनके काव्य का विषय क्या था? श्रृंगार रस यानी कि प्रेम और ये सौंदर्य का चित्रण करते थे। तो सबसे पहले इनके काव्य में क्या देखने को मिला? श्रृंगार रस यानी कि ये लोग प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करते थे। रीति सिद्ध कवियों ने सबसे अधिक महत्व श्रृंगार रस को दिया। इसमें प्रेम की दो अवस्थाएं संयोग, मिलन और वियोग यानी कि बिछड़ापन यानी कि बिछोह का सुंदर चित्रण मिलता है। नायिका भेद, नक्श वर्णन, बारह मासा, कुंडलिया, दोहा आदि के माध्यम से उन्होंने प्रेम के विभिन्न रूपों को दर्शाया। जैसे बिहारी लाल का बिहारी सस्से जो श्रृंगार रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे वो कहते हैं, कहत नठत रीजत खीजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हैं नैन ही सब बात। तो यहाँ पर ये क्या देखने को मिल रहा है? यानी कहत कहते हैं कुछ, नटत रीझत खिजत, मिलत खिलल लज्जात, भरे मौन में करत हैं नए नए ही सब बात। इस दोहे में प्रेमिका की चंचलता, लज्जा, क्रोध और हर्ष सब कुछ केवल आंखों से ही व्यक्त हो रहा है। बिहारी, देव, पद्माकर, घनानंद आदि रीति सिद्ध कवियों ने श्रृंगार रस को अत्यंत कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है। इसके बाद उनके काव्य में भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण देखने को मिलता है। हालांकि रीति सिद्ध कवियों का मुख्य विषय श्रृंगार रहा, फिर भी उन्होंने भक्ति का चित्रण भी किया, विशेष रूप से राधा कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से। इस भक्ति में प्रेम की मधुरता, जिसमें मानव प्रेम, ईश्वर भक्ति का अद्भुत मेल दिखता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो घनानंद के पदों में भक्ति और विरह का अद्भुत संगम मिलता है। घनानंद कहते हैं प्यारे, विरह वेदना जान, जिनी है सने बिनु जीवते, सो ही पावे हान। तो यहाँ ईश्वर कृष्ण के वियोग की पीड़ा को भक्त ने गहराई से अनुभव किया है। कुछ कवियों ने देवी देवताओं की स्तुति भी भक्ति रस में ओतप्रोत रचनाएं की, जैसे संकट निवारण, आस्था और आत्मिक शांति की भावना। तो यहाँ पर जो घनानंद के पद हैं, इसमें क्या है? इसमें जो है भक्त की जो गहराई और पीड़ा और वियोग देखने को मिलता है। इसके बाद नीति, जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि उनके काव्य में क्या है? जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी देखने को मिलता है। तो रीति सिद्ध कवियों ने नीति संबंधी दोहे और कवित्व भी रचे, जिनमें जीवन का अनुभव, व्यवहार, कुशलता, मित्रता, दुष्टों से बचाव, सदाचार आदि की बातें की गई।
नीति के विषय कवि रहम, मुसुंडी, केशव दास आदि की रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे रहीम का एक प्रसिद्ध दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसमें कहा गया है कि जैसे चंदन पर सांप लिपटा लिपटा रहता है फिर भी वह विष से नहीं छूता, वैसे ही अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति बुरी संगत से भी नहीं बिगड़ता है। इसके बाद प्रकृति चित्रण और आश्रय दाताओं की प्रशंसा। उनके काव्य में क्या देखने को मिलता है? प्रकृति चित्रण और जो है आश्रय दाताओं की प्रशंसा, यानी कि जिनके आश्रय में रहते थे, यानी कि राजाओं की प्रशंसा। हालांकि प्रकृति का वर्णन स्वतंत्र रूप से कम हुआ है, लेकिन कवियों ने इसका उपयोग उद्दीपन व भाव वृद्धि के लिए किया है। 12 मासा या ऋतु वर्णन में प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका के लिए प्रेम को उजागर किया गया है। इसके अलावा रीत सिद्ध कवि दरबारों में रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने राजाओं या आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कवित्व और सवये लिखे, जिनमें उनके शौर्य, दानशीलता, सौंदर्य और पराक्रम का बखान मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो पद्माकर ने बुंदेलों की वीरता का गुणगान किया है, यानी कि बुंदेलों की जो वीरता है उसका गुणगान जो है पद्माकर ने अपनी रचनाओं में किया है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो रीति सिद्ध कवियों का काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित होते हुए भी हृदय को स्पर्श करता है। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति, प्रकृति और राज प्रशंसा जैसे विषयों पर सुंदर और कलात्मक रचनाएं की। विशेष रूप से बिहारी, देव, घनानंद, पद्माकर जैसे कवियों ने अपने काव्य में इन विषयों को इतनी सुंदरता से पिरोया है कि वे आज भी साहित्य प्रेमियों के मन में बसे हैं। रीति सिद्ध काव्य एक और रस, अलंकार और शास्त्रीयता से भरपूर है, तो दूसरी ओर उसमें मानव मन के सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति भी गहराई से हुई है। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देखा कि रीति सिद्ध कवियों के काव्य का वर्ण विषय क्या था? तो श्रृंगार रस, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, उसके बाद नीति यानी कि जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, और इसके बाद प्रकृति चित्रण और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये सब जो विषय थे रीति सिद्ध कवियों के जो है वर्ण विषय के, उस समय जो काव्य के वर्ण विषय थे। आप चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए, यानी कि रीति मुक्त काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल एक महत्वपूर्ण युग है, जिसमें कविता मुख्य रूप से श्रृंगार रस, नायिका भेद और नायकों के गुणगान पर केंद्रित थी। इस समय की दो प्रमुख काव्यधाराएं थी, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। परंतु इन दोनों धाराओं से अलग स्वतंत्र और स्वच्छंद प्रवृत्ति की धारा काव्यधारा उभरी, जिसे रीति मुक्त काव्यधारा कहा गया। यह धारा कृत्रिमता से दूर सहज और स्वाभाविक भावों की अभिव्यक्ति पर बल देती है। यानी कि दो धाराएं तो प्रमुख रूप से थी, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, परंतु इन दोनों धाराओं से अलग एक स्वतंत्र और स्वच्छंद प्रवृत्ति की काव्यधारा उभरी, जिसे नाम दिया गया रीति मुक्त काव्यधारा। यह धारा जो है कृत्रिमता से दूर सहज और स्वाभाविक भावों की अभिव्यक्ति पर बल देती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी? स्वच्छंद प्रेम की भावना, यानी उनके काव्य में क्या है? स्वच्छंद प्रेम की भावना देखने को मिलती है। तो रीति मुक्त कवियों ने प्रेम को किसी नियम या सामाजिक बंधन से बांधने की बजाय एक आत्मिक और स्वाभाविक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने नायक नायिका की कल्पनाओं से हटकर मानव हृदय की सच्ची भावनाओं को स्वर दिया। प्रेम की पीड़ा, तड़प, मिलन की खुशी और विरह की वेदना को उन्होंने बहुत ही संवेदनशील ढंग से व्यक्त किया। यानी कि जो रीतिमुक्त कवि थे उन्होंने क्या किया? प्रेम को कोई नियम या सामाजिक बंधन में नहीं बांधा, बल्कि कहा ये एक आत्मिक और स्वाभाविक अनुभव है। उन्होंने नायक नायिका की कल्पना से हटकर मानव हृदय की सच्ची भावनाओं को स्वर दिया। उन्होंने प्रेम की पीड़ा, तड़प, मिलन की खुशी और विरह की वेदना को उन्होंने बहुत ही संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया था। इसके बाद विशेषता है आत्मनिष्ठता। तो रीति मुक्त काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी आत्मनिष्ठा। इसका अर्थ है कवि अपनी कविता में अपने हृदय की बात करता है, ना कि समाज या किसी राजा की स्तुति। इन कवियों की रचनाएं उनके निजी अनुभवों और भावनाओं से प्रेरित होती हैं। वे अपनी कविता के माध्यम से अपने अंदर की पीड़ा, प्रेम और भावनात्मक संघर्ष को व्यक्त करते हैं। यानी कि इस काव्य में, इस रीति मुक्त काव्य में जो भी कविताएं लिखी गई थी वो कैसी थी? आत्मनिष्ठ। यानी कवि जो थे वो आत्मनिष्ठ थे, मतलब कि वो उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया था वही वो अपनी रचनाओं में लिखते थे। यानी कि वो अपने हृदय की बात जो है काव्य में लिखते थे। भावों की तीव्रता। तो रीति मुक्त काव्य में भावों की तीव्रता और गहराई देखने को मिलती है।
प्रेम और विरह के चित्रण में इन कवियों ने अत्यंत संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया। उनके भाव केवल सतही नहीं बल्कि हृदय को गहराइयों से निकले हुए होते थे, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करता था। इसके बाद है भाषा की सहजता और स्वाभाविकता। तो रीतमुक्त कवियों ने भाषा को कृत्रिम अलंकरणों, कठिन छंदों से मुक्त कर सरल, स्पष्ट और लोक प्रचलित भाषा में कविता की रचना की। उनकी भाषा में प्राकृतिक प्रभाव होता है जो कविता को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। यानी रीतमुक्त कवियों ने क्या किया, कोई अलंकार का प्रयोग किया और ना ही छंदों का प्रयोग किया। इसके बाद विरह वर्णन की प्रधानता। तो इस धारा के अधिकांश कवियों ने वियोग और विरह की पीड़ा को अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी। यह विरह केवल प्रेमी और प्रेमिका के बीच का नहीं होता, बल्कि जीवन के उन सभी स्थितियों का प्रतीक बन जाता है जहां मनुष्य अलगाव, अकेलापन और जो है दर्द को महसूस करता है। इसके बाद विरोध और विद्रोह की प्रवृत्ति। कवियों ने तात्कालीन रीतकालीन कविता की शास्त्रीय रूढ़ियों और दरबारी संस्कृति का विरोध किया। उन्होंने राजा और दरबार के गुणगान से हटकर मानवीय भावनाओं और अनुभवों को महत्व दिया। यह एक तरह से साहित्य में की शुरुआत थी। इनके काम में क्या देखने को मिलता है, विरोध और विद्रोह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके बाद कलात्मकता का समावेश। तो हालांकि ये कवि शास्त्रीय नियमों के विरोधी थे, फिर भी उन्होंने अपनी रचनाओं में कलात्मकता का पूरा ध्यान रखा। उनके काव्य में सुंदर अलंकारों, छंदों और कल्पनाओं का प्रयोग मिलता है, लेकिन यह सब अत्यधिक बनावटी ना होकर स्वाभाविक होता है। इसके बाद देखते हैं इसमें प्रमुख कवि कवि कौन से हैं। तो इसमें घनानंद प्रमुख कवि हैं। इनकी कविता में विरह की पीड़ा, प्रेम की सच्चाई का अनोखा चित्रण मिलता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है मुंह मन की पीर। इसके बाद आलम आते हैं। तो इनकी काव्य रचना आलम के लिए प्रेम और भावनाओं की सहजता से भरपूर है। इसके बाद बोधा। तो इनकी रचना जो है विरह वारिस में उन्होंने प्रेम और वियोग को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके बाद ठाकुर। तो ठाकुर ठसक में उनकी आत्मव्यक्ति स्पष्ट झलकती है। इसके बाद द्विजदेव। तो इन्होंने भी रीतमुक्त परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पर हमने देख ली इसकी प्रमुख कवि कौन से और इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो रीतमुक्त काव्यधारा ने रीतिकाल की कृत्रिमता और दरबारिता से हटकर हिंदी काव्य को एक नई दिशा दी। इस धारा ने प्रेम, सौंदर्य, पीड़ा, विरह और आत्म अनुभूति को ऐसी सादगी और गहराई से व्यक्त किया जिसने आने वाले छायावादी युग की नींव रखी। रीतिमुक्त काव्य हिंदी साहित्य में एक मानवीय और संवेदनशील स्वर के रूप में सदा स्मरणीय रहेगा। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी देख लिया। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, रीतमुक्त काव्य धारा की विशेषताएं कौन कौन सी। तो ये सभी विशेषताएं जिनको आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अपभ्रंश साहित्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाली, यानी कि अपभ्रंश साहित्य का उद्भव कैसे हुआ और इसका फिर विकास कैसे हुआ। तो अपभ्रंश साहित्य भारतीय भाषाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह साहित्य 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में प्रमुख रूप से बोली और लिखी जाती थी। संस्कृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, जो आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है। यानी क्या हुआ, संस्कृत और जो प्राकृतिक भाषा के बाद ही अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। और जो है आधुनिक भारतीय जो समाजों में जो ये भाषा है, ये जो जितनी भी भारतीय समाज में भाषाएं चल रही हैं उन भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो अपभ्रंश का अर्थ क्या, उसका नामकरण कैसे पड़ा। तो अपभ्रंश शब्द का संस्कृत व्याकरण में अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के व्याकरण आचार्य जैसे पाणिनि और पतंजलि ने अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से हटकर विकसित भाषा माना। हालांकि यह शब्द नकारात्मक अर्थ देता है, फिर भी अपभ्रंश का साहित्यिक और भाषाई महत्व बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं अपभ्रंश का उद्भव कैसे हुआ। तो सबसे पहले भाषा का विकास हुआ। तो अपभ्रंश भाषा संस्कृत और प्राकृत के बाद आम जनों की बोलचाल की भाषा के रूप में सामने आई। संस्कृत एक विशिष्ट वर्ग की भाषा थी और प्राकृतिक जो है प्राकृत भाषा जो थी वो धीरे धीरे बोलचाल से दूर होती गई। ऐसे में आम लोगों ने एक सरल सहज भाषा का प्रयोग किया जिसे हम आज अपभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय विविधता। तो अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं थी बल्कि इसके अनेक क्षेत्रीय रूप थे, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी और अर्धमागधी, ब्राचंड और पैशाजी। तो इन क्षेत्रीय रूपों ने बाद में हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं का आधार तैयार किया। अब देखते हैं साहित्यिक रूप से विकास। तो अपभ्रंश पहले केवल बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें साहित्यिक काव्य और रचनाएं भी लिखी जाने लगी। विशेष रूप से जैन और
बौद्ध संप्रदायों ने अपभ्रंश को साहित्य की भाषा बनाया। अब देखते हैं अपभ्रंश साहित्य का विकास कैसे हुआ। तो जैन साहित्य, जैन धर्म के आचार्यों और कवियों ने अपभ्रंश में अनेक ग्रंथों की रचना की। जैसे स्वयंभू की रचना किसने की थी? पौंचर्यु, रामायण की कहानी पर आधारित प्रसिद्ध है। इसके बाद थे ऋथ्विण मिच्चरयु, एक प्रसिद्ध जैन रचना है। इन रचनाओं में नीति, धर्म, इतिहास और दर्शन की बातें की गई हैं। इसके बाद देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध सिद्धों ने अपभ्रंश में गूढ़ आध्यात्मिक कविताएं लिखी, जिन्हें दोहा कहा जाता है। तो सरहपा, कनहपा, लुइपा जैसे सिद्ध कवियों को दोहा कोश अपभ्रंश साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसके बाद अन्य साहित्यिक रूप। तो अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूप का विकास हुआ। जैसे रासक मतलब कि नाटकीय रूप, चरितकाव्य मतलब चरित्र पर आधारित, दोहा मतलब लघु काव्य। तो इनका उपयोग न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और प्रेम विषयों पर भी हुआ है। अब देखते हैं अपभ्रंश साहित्य का जो है प्रभाव क्या पड़ा। तो अपभ्रंश साहित्य ने हिंदी साहित्य, अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य को गहरा प्रभाव दिया। पहला है, हिंदी के पहले कवि सरहपा को माना जाता है, जिन्होंने अपभ्रंश में दोहे लिखे थे। आदि काव्य के रूप में अपभ्रंश साहित्य ने काव्य शास्त्र, नीति, धर्म और दर्शन को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया था। आप देखते हैं अपभ्रंश साहित्य का महत्व क्या है। तो इसने क्या किया? भाषा का विकास किया। अपभ्रंश जो है आधुनिक भारतीय भाषाओं की आधारशिला है। हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाएं जो है अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। साहित्यिक परंपरा। तो अपभ्रंश ने एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा को जन्म दिया, जिसमें कविता, कथा, नीति और भक्ति सभी विधाओं को स्थान मिला। इसके बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्रोत। तो अपभ्रंश साहित्य से उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो अपभ्रंश साहित्य का उद्भव और विकास एक जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह साहित्य संस्कृत आधुनिक भाषाओं के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। इसके माध्यम से हम भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को बेहतर समझ सकते हैं। अपभ्रंश साहित्य न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान है, बल्कि ये आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का भी मूल स्रोत है। यहाँ पर हमने देखा कि जो है आपका प्रश्न क्या था, अपभ्रंश साहित्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो हमने देखा सबसे पहले अपभ्रंश का अर्थ क्या है, उसका नामकरण कैसे पड़ा, इसके बाद अपभ्रंश का उद्भव कैसे हुआ, इसके बाद इसका विकास कैसे हुआ और इसके फिर प्रभाव क्या पड़े और इसका महत्व क्या था। वो सारी चीजें हमने जो है इस आंसर में कवर कर ली हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले थे, जो हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।